जैन मुझे होस्ट पे आना। जैन। सैफ ये वाला अकाउंट या वो दूसरा? नहीं जैन, नहीं, जिसपे सिर्फ सैफ लिखा है ना, ये वाला अकाउंट है। हम्म। एक मिनट। ओके। अच्छा, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ना डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो आपकी स्पेसिफिकली लोअर लिम्ब की वेन होती है ना, वो इसके अंदर ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, अब थ्रोम्बस नाम से पता चल रहा है कि क्या बन रहा है, एक वेन के अंदर क्लॉट बन गया। अब स्पेसिफिकली एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि लोअर लिम्ब की ही वेन ज्यादा क्यों इफेक्टेड होती हैं ओवरऑल। दूसरी वेन्स होती हैं वो भी इफेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन लोअर लिम्ब की स्पेशली क्यों होती हैं। तो आपने बताना जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड जाता है, ठीक है, इसीलिए जो लोअर लिम्ब की स्पेसिफिकली है ना, वो इफेक्टेड होती हैं। अगर पूछा जाए ऐसी कौन कौन सी होती है, तो आपने बताना है फिमोरल वेन होती है, वो हो सकती है, पोप्लीटियल हो सकती है, और ग्रेट सेफनस वेन होती है। ठीक है, ये तीन वेन का नाम याद रखने। स्पेसिफिकली इफेक्ट होती है किसके अंदर, लोअर लिम्ब थ्रोम्बोसिस के अंदर, या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर। कौन कौन सी मैंने आपको बताई, ये फिमोरल हो सकती है, पोप्लीटियल हो सकती है, या इसके अंदर क्या हो सकती है, ग्रेट सेफनस वेन वो हो सकती है। अच्छा, अब देखें, अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके अंदर ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो क्यों रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है ना आपका ना। आपने बेसिक्स के अंदर विर्चुअस ट्राइएड पढ़ा है, किसी को याद है विर्चुअस ट्राइएड क्या होता है? हाँ जी, किसी को पता है विर्चुअस ट्राइएड क्या होता है? आपने बेसिक्स में पढ़ा था, बेसिक्स पैथोलॉजी में पढ़ा था ये आपने, विर्चुअस ट्राइएड। अच्छा मैं बताता हूँ ये विर्चुअस ट्राइएड क्या होता है। विर्चुअस ट्राइएड के अंदर सबसे पहले आपने बताना है कि कोई ना कोई हाइपर कोआगुलेबल स्टेट चल रही है। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी ज्यादा से ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है, उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, आपकी वेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लॉट बनेगा, थ्रोम्बस बन सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, आपके बच्चों एंडोथीलियल डैमेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेन है ना, ऐसे करके, यहाँ पे ना इसके एंडोथीलियल होते हैं, ठीक है, एंडोथीलियल सेल होते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, जब आपके एंडोथीलियल सेल डैमेज होते हैं ना, यहाँ से क्या डैमेज होता है, एंडोथीलियल सेल। ठीक है, जब भी आपके एंडोथीलियल सेल डैमेज होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या रिलीज होता है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होता है। अब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या करता है आपके ना, एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम क्या होता है, GP1B और GP2B। ठीक है, ये दोनों आगे से क्या करते हैं, आपकी प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करा रहे होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को बुलाते हैं कि यहाँ पे इंजरी हो गई है, और यहाँ पे आके क्या कर दे, प्लॉट बना दे। दिस इज नॉन एज, ओके, दिस इज नॉन एज एंडोथेलियल ट्रॉमा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये एक वेन थी, एक ब्लड वेसल थी, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल पड़े हुए हैं। एंडोथेलियल सेल जब डैमेज होते हैं तो इधर से क्या रिलीज होता है बच्चों, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होता है। जब आपके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होगा, ये आपके GP1B GP2 को एक्टिवेट करेंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन ज्यादा से ज्यादा होगी। तो आपको पता है जब प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगी। पता चल गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है कि एंडोथेलियल इंजरी हो रही है, तो उसके अंदर कैसे होगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, एक ये कॉज हो सकती है। दूसरी, अगर फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म तक मूव ही ना करें। ठीक है, अब आपकी बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म या बेड रिडन पेशेंट है कोई, ठीक है, हमारे पास पैरालिसिस का कोई पेशेंट है, वो बेड रिडन है, वो जब मूव नहीं करेगा, उसका ब्लड ज्यादा से ज्यादा वेन में स्टॉप करता रहेगा। जब आपको पता ब्लड ज्यादा से ज्यादा स्टेसिस की कंडीशन में होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, उसकी वजह से भी क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। कौन कौन सी वर्चुअल स्ट्राइड में मैंने आपको चीजें बताई, क्या हो सकता है कि ज्यादा देर फॉर एग्जांपल वेनस स्टेसिस रहा, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकता है, एंडोथेलियल इंजरी की वजह की वजह से हो सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो एंडोथेलियल इंजरी करवा सकती हैं, कोई ना कोई सर्जरी करवा सकती है, कोई ना कोई ट्रॉमा करवा सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी वेसल डैमेज हो जाती है, या हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। अब हाइपर कोआगुलेबल स्टेट में मैंने आपको क्या बताया कि आपकी क्लॉटिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है ना, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है ये। अब किस कंडीशन में हो सकता है, कोई ना कोई फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, वो OCPs यूज कर रही हैं। OCPs क्या करती हैं, आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, वो OCPs ज्यादा से ज्यादा यूज कर रही है, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या हो सकता है, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट हो सकती है। या फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोफीलिया डिजीज है। अब थ्रोम्बोफीलिया क्या होता है,
कि जो आपके ये प्लेटलेट्स है इनका लेवल बॉडी में इंक्रीज कर जाए, दिस इज नोन एज थ्रोम्बोफीलिया। अब हमारे पास थ्रोम्बोफीलिया वाला पेशेंट है, उसके अंदर भी क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है, ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट थे। इसके अंदर अगर एग्जामिनर पूछता भी ना जब भी क्वेश्चन, तो सिर्फ विर्चुअस ट्राइएट से पूछता होता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गई विर्चुअस ट्राइएट कैसे आपकी वो करवा देगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस करवा सकता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, अब ऐसे कौन से सिम्टम है उस पेशेंट के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले ना उसको पेन होगी, स्पेसिफिकली जो उसकी वेन इन्वॉल्व होगी। अगर फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब है ना, लोअर लिम्ब की फेमोरल वेन है, तो उसके थाई वाली रीजन पे स्पेसिफिकली क्या होगी, पेन होगी। नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। दूसरी क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, स्वेलिंग होगी। अब आपको पता है ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लॉट बना हुआ है, तो ये सारा एरिया इसका स्वेल नहीं कर देगा, ये सारा एरिया इसका क्या कर देगा, स्वेल्व कर देगा। साथ इसके ना जो काफ मसल होते हैं, अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि काफ मसल होते किधर हैं। किसी को पता है कौन से मसल होते हैं काफ मसल, किधर होते हैं। ये आपके जो इस पे टिबिया और फिबुला के जो पीछे मसल होते हैं ना पोस्टीरियरली, उसको हम क्या बोलते हैं, काफ मसल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, लोअर लिम्ब की ज्यादा से ज्यादा हुई वेनस स्टेसिस हुई। अब वेनस स्टेसिस की वजह से क्या होगा, आपके जो नीचे ये तिबिया और फिब्यूला है, इनको सही तरह ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो जब इनको सही तरह ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, इनके पीछे जो मसल पड़े होते हैं, कौन से, काफ मसल पड़े होते हैं। ठीक है, इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, टेंडरनेस हो जाएगी, इनके अंदर क्या होगी, पेन होगी ज्यादा से ज्यादा। दिस इज नोन एज काफ मसल टेंडरनेस। ठीक है, काफ जिसका मसल है वो क्या होगा, वार्म हो जाएगा। समझ आ गई ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गई। अब इसके अंदर हम ना स्पेसिफिकली एक साइन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट साइन एग्जामिनर मेंशन करता है। हॉमन साइंस कौन सा होता है, ठीक है, हॉमन साइंस किस डिजीज के अंदर देखते हैं, तो आपने बताना जी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर देखते हैं। हॉमन साइंस के अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर काफ टेंडरनेस होती है। जब अपना फुट आप फ्लेक्स करते हो ना, अब आप अपना जो पाँव होता है उसको नीचे की तरफ लेके जाओगी, वो क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। जब उसको ऊपर की तरफ उठाओगे ना, दिस इज नोन एज डॉर्सी फ्लेक्शन। जब आप डॉर्सी फ्लेक्शन करते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगती है बच्चों, फोर्स लगती है। तो उसके लिए वहां पे स्पेसिफिकली ब्लड होगी तो ही उसको न्यूट्रिशन मिलेगी ना। तो वहां पे ब्लड ही सही तरह नहीं होगा, उसको न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगी। उसकी डॉर्सी फ्लेक्शन करते वक्त ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगी। तो जब उसकी ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगी, इसकी वजह से काफ वाले रीजन पे क्या होगा, पेन होगी। दिस इज नॉन एज हॉमन साइंस। एग्जामिनर ये पूछता होता है कि हॉमन साइन हम किस डिजीज के अंदर देखते होते हैं, तो आपने बताना जी जो हॉमन साइन होता है ये हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इस पेशेंट के अंदर क्या करना है, डी डायमर का लेवल चेक करना है। अब डी डायमर का लेवल से क्या मतलब है, जब भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस हो रही हो ना, तो आपने क्या करना होता है कि डी डायमर का लेवल चेक करवाना होता है। डी डायमर आपके थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म के बारे में बताता है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, थ्रोम्बोसिस ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रही, तो स्पेसिफिकली हम इसके अंदर डी डायमर का लेवल चेक नहीं करेंगे, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें डी डायमर का लेवल रेज मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड किसी को पता है क्यों करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे, हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड इसके अंदर इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपके इस्कीमिया के बारे में बताता है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड रन कर रहा होता है ना, डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमेशा उसके बारे में बताता है। तो जब हम इसके अंदर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके अंदर हमें इस्कीमिया नहीं मिलेगा, जो ब्लड सप्लाई है वो सही तरह नहीं जा रही, किस तरफ, वेन की तरफ, लोअर लिम्ब को सही तरह नहीं मिल रही, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे इस्कीमिया मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने बताना है। एट द एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम वीक्यू मिसमैच देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने वीक्यू मिसमैच क्यों देखना, वेंटिकुलर परफ्यूजन रेशियो, हम देखेंगे इसके अंदर स्पेसिफिकली कोई लंग्स का इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जा ही नहीं रही आपके वहां पे लोअर लिम्ब वाली साइड पे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वीक्यू मिसमैच भी देखेंगे, यहाँ इसके सिटी स्कैन करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, डी डायमर इसमें इंपॉर्टेंट था, बस आपने वो याद रखना है। और दूसरा आपसे पूछ रहा था डॉपलर अल्ट्रासाउंड इसके अंदर हम क्यों करेंगे, तो आपने बताना है जी वो वेनस फ्लो के बारे में बता रहा होता है, किसी ना किसी इस्कीमिया के बारे में बता रहा होता है, इसलिए हम इसके अंदर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करना हमने, आपको मैंने क्या बताया था, कोagulation ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रही थी, क्लॉटिंग ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रही थी, तो एंटी कोagulation ड्रग दे सकते हैं। उसके अंदर क्या आएगा, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन दे सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या देंगे हम, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देंगे। सबसे पहले आपने क्या देनी है, अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल ट्रीटमेंट क्या देना है, तो आपने बताना है इनिशियली जब आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है ना, तो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
कि लो मोलिकुलर वेट के इसके अंदर लो मोलिकुलर वेट हेपारिन की जगह क्या हम इसके अंदर वारफरिन दे सकते हैं एक्यूट स्टेज में? तो आपने बताना है जी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, आते साथ पेशेंट को वारफरिन नहीं देनी होती। क्यों? वारफरिन का एक मैकेनिज्म होता है, वारफरिन कैसे एक्ट करती है, पहले वो आपकी क्लॉटिंग करवाती है इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद जाकर वो क्या करती है, आपकी क्लॉटिंग को इनहिबिट कर रही होती है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है कि पेशेंट को आते साथ वारफरिन नहीं दे देनी, उसकी वजह से ज्यादा क्लॉटिंग हो जाएगी। पहले क्या देनी है, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन देनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, अगर उससे फर्क नहीं पड़ता तो फिर हमने किस तरफ मूव करना है, इसके अंदर वारफरिन की तरफ मूव करना होता है। ठीक है, समझ आ गई ये वाला पॉइंट? और इसके अंदर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसके अंदर एंटीकोआगुलेशन थेरेपी टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो हम उसके अंदर इंफीरियर वेना कवा फिल्टर लगाएंगे। अब इंफीरियर वेना कवा फिल्टर किस लिए होता है? देखें, इंफीरियर वेना केवा फिल्टर इसलिए होता है कि जो ब्लड आपका दोबारा राइट हार्ट की तरफ जा रहा होता है ना, वो किधर से जाता है, आपके इंफीरियर वेना केवा से जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो थ्रोम्बस बनता है ये किधर बनता है, डीप वेन में बनता है ना। तो हम ऐसे फिल्टर लगाएंगे इंफीरियर वेना केवा के पास, अगर इन केस आपका थ्रोम्बस ब्रेक हो जाता है एम्बोलाई में, अगर वो एम्बोलाई में ब्रेक होके ब्लड में रन करता है ना, तो इंफीरियर वेना केवा पे फिल्टर लगा होगा, जो क्या करेगा, इस एम्बोलाई को राइट हार्ट के अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, हम इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा लगाते हैं, ताकि जो एम्बोलाई है वो आपके हार्ट के अंदर ना चला जाए। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात, कि हम इंफीरियर वेना केवा एम्बोलाई इस पेशेंट के अंदर क्या लगाएंगे। हम इसके अंदर और क्या देंगे, पेशेंट को वो चीजें देंगे कि टाइट जराबे पहने, टाइट इसमें अपने अंडरगारमेंट्स पहने, ताकि जो वीनस का फ्लो है वो जरा प्रेशर है वो मेंटेन रहे। इसको हम क्या बोलते हैं कि स्टॉकिंग वगैरह विद द पैसेज ऑफ टाइम करवा रहे होते हैं। मोस्ट लाइकली जो इसमें लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है, काफी हद तक उससे पेशेंट को फर्क पड़ जाता है। ठीक है, डी डायमरी में हम इसके अंदर चेक करवाएंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी इसके अंदर हम करवा सकते हैं। ये वाला टॉपिक की समझ आ गई है सारी? हाँ जी। ओके जी, ओके जी, अगर ये सारी समझ में आ गई। आपको बताऊं, ये जो आपके तीन टॉपिक, ये जो माइनर टॉपिक रह गए ना, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और लिम्फेडिमा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता होता, एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछता ही नहीं होता। ठीक है, जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से पूछता है। ईसीजी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी, कल हम इसकी जितनी भी डिटेल में ईसीजी है ना सारी, वो देखेंगे। ठीक है, आज बस हम ये तीन टॉपिक करेंगे, कल ईसीजी करेंगे, उससे नेक्स्ट डे हम सारे अपने जो प्लेबेबल्स के वो क्वेश्चन और जेम्स वगैरह उसको सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारा सीवीएस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में पता क्या होता है कि आपकी जो अगेन जो लोअर लिम्ब की वेन होती है ना, इसके अंदर क्या होती है, आर्टरीज होती हैं, इनके अंदर क्या हो जाता है बच्चों, अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आपके क्या बन जाना, प्लाक बन जाना, किसके अंदर, आर्टरीज और वेन के अंदर। दिस इज नोन एज अथीरोस्क्लेरोसिस। अब आपको पता है कि जब किसी वेन आपकी लोअर लिम्ब की स्पेसिफिकली उसके अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस होगी है, तो क्या जो आपका ब्लड है वो लोअर लिम्ब को सही तरह मिलेगा? अगेन इस केस में भी क्या होगा कि जो आपका लोअर लिम्ब को स्पेसिफिकली ब्लड है ना वो कम मिलेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज पेरिफेरल। जो हमारी पेरिफ्रीज पे होती है ना, एंडिंग पॉइंट पॉइंट पे आर्टरीज होती हैं, उसको हम पेरिफ्रीज बोलते होते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये हैंड की पेरिफ्रीज होती हैं, लेग्स की पेरिफ्रीज होती हैं, यहाँ की अगर आर्टरीज इन्वॉल्व हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल रीजन बोलते हैं। अगर पेरिफेरल आर्टरीज में क्या हो जाए, अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसकी वजह से आपको जो लोअर लिम्ब है उसको सही तरह ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर अब लोअर लिम्ब को सही तरह ब्लड नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर पता क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर क्लॉडिकेशन और क्या होता है, क्रैम्पिंग पेन होती है। ठीक है, क्लॉडिकेशन क्या होती है, क्लॉडिकेशन का मतलब ये होता है कि एकदम आपका मसल स्टिफ कर जे और क्या कर जे, कॉन्ट्रैक्ट कर जे। दिस इज नॉन एज क्लॉडिकेशन, हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्रैम्पिंग, जैसे आपको क्रैम्प्स नहीं आ रहे हो तो वैसे इसके अंदर पेन होगी। स्पेसिफिकली आपका थाई रीजन इन्वॉल्व हो सकता है, बटक रीजन इन्वॉल्व हो सकता है, काफ का रीजन इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप रेस्ट करेंगे उसके इस केस के अंदर, जब आप रेस्ट करेंगे उससे काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। रेस्ट से क्यों रिलीफ मिल जाएगा? जब आपको पता है रेस्ट, आप जब का कोई काम ही नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल पहले ब्लड चाहिए था 100% ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अब उसको 70 और 80 भी जा रहा होगा ना, तो उससे क्या होगा, काफी हद तक उसको रिलीफ मिल जाएगा। इसीलिए क्या होगा, रेस्ट के वक्त आपकी पेन डिक्रीज कर जाती है इस केस के अंदर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अब आपकी वहां पे लिम्फ पे ब्लड सप्लाई सही नहीं जा रही, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस्कीमिया नहीं हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, इस्कीमिया हो जाएगा। तो जब इस्कीमिया हो जाएगा, हमारी जो डॉर्सल फुट होता है, जो फुट का जो डॉर्सल पार्ट होता है,
उसको जब सही तरह ब्लड नहीं मिलेगा, उसकी वजह से बच्चों अल्सरेशन भी हो जाएगी, इसके अंदर अल्सर भी बन सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गन को, अगर एमसीक्यू आता है कि अगर किसी ऑर्गन को, किसी लिम्ब को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो उसकी वजह से कौन सी निक्रोसिस हो सकती है सेल्स की, ये एमसीक्यूज आता होता है। तो आपने बताना है जी इसके अंदर कौन सी निक्रोसिस होती है, तो आपने बताना कोआगुलेटिव निक्रोसिस होती है। अगर पूछा जाए कौन सा गैंग्रीन बनता है, तो आपने बताना है ड्राई गैंग्रीन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसके अंदर लिख लें। ठीक है। अगर आपको इस्कीमिया हो तो पूछा जाए कौन सी निक्रोसिस होगी, आपने बताना है कि इसके अंदर कोआगुलेटिव निक्रोसिस होगी, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अंदर लिक्विफेक्टिव होती है। ठीक है। अभी बस इतना याद रखें कि जब आपके ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो एग्जामिनर पूछता है कौन सी निक्रोसिस होती है, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आपने बताना है जी कोआगुलेटिव निक्रोसिस होती है। अगर वो पूछे कौन सी गैंग्रीन होती है, तो आपने बताना बच्चों ड्राई गैंग्रीन होती है। ठीक है। ड्राई गैंग्रीन तब होती है जब आपके ब्लड सही तरह ऑर्गन को ना मिल रहा हो, गैंग्रीन तब होती है इसके अंदर। ठीक है। इसकी भी डिफरेंट टाइप होती है, एक ड्राई होती है, एक वेट होती है, वो हम बेसिक पैथोलॉजी में देखेंगे। बस आप अब इतना याद रखें कि जब उसको नहीं मिलेगी, उसके अंदर अल्सरेशन हो जाएगी, नमनेस होगी, क्योंकि अब उसके आपके पास पेशेंट पता कैसे आएगा, पेशेंट ऐसे आएगा, वो आके कहेगा कि मेरे पाँव में ना सुइयां, ऐसे लगता है कि जैसे कीड़ियां चल रही हैं या सुइयां चुभ रही हैं। ठीक है। दिस इज नोन एज नंबनेस या टिंगलिंग की, टिंगलिंग की सेंसेशन होगी स्पेसिफिकली किसकी, आपके लोअर लिम्ब के पार्ट की। ठीक है। पेशेंट हमारे पास इस तरह आएगा क्लिनिकल फीचर के साथ, फिर आपने अगेन उसका क्या करना है, आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना है, रूल आउट करना है कि इसके अंदर कोई मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज तो नहीं है। आप उसके अंदर एलएफटीज करवाएंगे, आप उसका एलडीएल का लेवल चेक करेंगे, एचडीएल का लेवल चेक करेंगे, ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करेंगे। ये सारी चीजें देखेंगे कि कोई ना कोई इसके अंदर मतलब अथीरोस्क्लेरोसिस के चांसेस तो नहीं है। हम इस चीज को रूल आउट करेंगे कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना स्पेसिफिकली एक चीज लिखी हुई है, उसने बोला है कि लेरिस सिंड्रोम क्या होता है। लेरिस सिंड्रोम ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके एब्डोमिनल अयोटा या आपकी इलियक आर्टरी या आपकी फिमोरल या पपुलेटरल आर्टरी के अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए ना, उस आर्टरी के अंदर क्या हो जाए, आपका लिपिड प्लाक बन जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेरिस सिंड्रोम बोलते हैं। अब आपको पता है, अब अगर फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल अयोटा को फॉर एग्जांपल सही तरह नहीं मिल रही ब्लड सप्लाई, उसके अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गई है, तो इस केस में पेन किधर होगी, आपके जो पेन होगी वो हमारे एब्डोमिनल रीजन पे होगी। ठीक है। अगर आपको पता है फीमोरल पोप्लीटल आर्टरी के अंदर क्या होगी, थीरोस्क्लेरोसिस होगी, तो पेन किधर होगी इस कंडीशन में, तो आपने बताना लोअर लिम्ब के स्पेसिफिकली थाई वाले पार्ट के अंदर पेन होगी। ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, लेरिस सिंड्रोम बोल रहे होते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई ये वाला पॉइंट। हिप रीजन की बात करें, एब्डोमिनल अयोटा, इसके एब्डोमिनल अयोटा की बात करें, तो इसके अगर आगे आप लिख लें कि जो आपकी एब्डोमिन वाली रीजन है ना, यहाँ पे टेंडरनेस फील होगी। इलियक की बात करें, तो आप यहाँ पे लिख लें कि किसकी बात कर रहा है, आप बटक्स की बात कर रहा है, बटक्स वाले रीजन पे क्या होगी, आपकी टेंडरनेस होगी। और फिमोला पोप्यूटल आर्टरी के अंदर आपकी थाई वाले रीजन पे होगी। दिस इज नोन एज लेरिच सिंड्रोम। ये वाला सिंड्रोम समझ में आ गया, लेरिच सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखते हैं इसके अंदर हम एक एंगल देख रहे होते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दैट इज नोन एज बर्गर एंगल, या उसको हम क्या बोलते हैं, बर्गर टेस्ट बोल रहे होते हैं। इसका इस टेस्ट में हम ये देखते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसको सुपाइन पोजीशन पर लिटाते हैं, और हम उसको कहते हैं कि अपनी जो टांगे है ना बिल्कुल सीधी ऊपर करो। ठीक है। जब आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया है, उसके लोअर लिम्ब को सप्लाई नहीं जा रही सही तरह, ठीक है, हमने पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन पे सीधा लिटाना है, उसको कहना है कि अपनी टांगे ऊपर करो, आसमान की तरफ लेके जाओ ना ऊपर। जब वो आपके आसमान की तरफ टांगे लेके जाएगा, दोबारा फोर्स लगेगी, ब्लड उतना मिल नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिकली पेल होना स्टार्ट हो जाएगा उसका लोअर लिम्ब। दिस इज नोन एज बर्गर टेस्ट। और जब वो दोबारा नीचे अपनी टांगे आहिस्ता आहिस्ता लाता है, और 15 सेकंड के अंदर अंदर उसके वापस ब्लड सप्लाई आ जाती है, वो दोबारा अगेन वो एरिया क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। नॉर्मली लेस देन 15 सेकंड लगते हैं उसको क्या होने में, रेड होने में, दोबारा उसकी रीजन पे ब्लड जाने में। लेकिन अगर 15 सेकंड से टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बर्गर टेस्ट पॉजिटिव है, और इसके अंदर क्या है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। बर्गर डिजीज क्या, बर्गर टेस्ट क्या होता है, ये बर्गर साइन क्या होता है। हाँ जी। ओके जी, अच्छा रिपीट कर दूं। अच्छा तहसीन देखो, हमारे पास पेशेंट आता है इमरजेंसी में, ठीक है, हमने देखा वो कहता है मैं एक मिनट में रिपीट कर देता हूँ, देखें, हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है, वो कहता है कि मेरे पाँव पे ऐसे लगता है कि जैसे वो कीड़ियां चल रही हैं, सुइयां चुभ रही हैं। ठीक है। मुझे सेंसेशन ठीक नहीं आ रही पाँव की।
और मेरे एब्डोमिनल एरिया में भी पेन हो रही है, मेरे हिप वाले रीजन में भी पेन हो रही है, टेंडरनेस है, सक्स है, और मेरे थाई वाले रीजन पे भी पेन हो रही है। सबसे पहले तो उसने आपको किसके बारे में बता दिया? लेरिस सिंड्रोम के बारे में बता दिया। अच्छा, जब आपने इस लेरिस सिंड्रोम को आपने कंफर्म कर लिया, अच्छा जी इसको ये इशू हो रहा है, दूसरा काम आपने करना है उसके अंदर बर्गर साइन चेक करना है। अब बर्गर साइन का मतलब क्या होता है? आपने पेशेंट को क्या करना है, सीधा लिटाना है सुपाइन पोजीशन में, उसकी जो टांगे होंगी ना आपने ऊपर आसमान की तरफ करवानी, मतलब टांगे ऊपर की तरफ लेके जाओ उसको, बोलो। जब वो टांगे ऊपर की तरफ लेके जाएगा ना, तो उसकी ब्लड सप्लाई और कम होना शुरू हो जाएगी लोअर लिम्ब वाली साइड पे, ठीक है। जब उसकी ब्लड सप्लाई और कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जब आपको पता है ब्लड सही तरह नहीं जाता, तो वो वाला एरिया साइनोस और पेल नहीं हो जाता, तो इसके अंदर क्या होगा, वो पेल हो जाएगा वो वाला एरिया। फिर आपने कहना है कि अपनी टांगे आहिस्ता आहिस्ता ना अब नीचे लेके आओ। जब वो नीचे लेके आएगा, 15 सेकंड से अगर ज्यादा टाइम लेगा वो एरिया दोबारा रेड होने में, ठीक है। क्यों रेड? क्यों? वहां पे दोबारा ब्लड आ रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, रेड हो रहा है। 15 सेकंड से ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब ये कि अब ये टाइम ज्यादा ले रहा है किसमें, उसकी परफ्यूजन होने में, ठीक है। वहां ब्लड जाने में ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि पीछे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। दिस इज नोन एज बर्गर एंगल या बर्गर टेस्ट बोलते हैं इसको। आप समझ में आ गई? ओके, जगह ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, इस्कीमिया हो गया है, हमने इस पेशेंट को रूल आउट कैसे करना है? हमने इस पेशेंट को रूल आउट ऐसे करना है कि सबसे पहले हम इसके अंदर जो टेस्ट करवाएंगे ना, वो हम क्या करेंगे, एंकल ब्रेकल इंडेक्स टेस्ट करेंगे। अब एंकल ब्रेकल टेस्ट इंडेक्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये आपके अपर लिम्ब ब्लड सप्लाई के फ्लो के बारे में बताता है और लोअर लिम्ब के फ्लो के बारे में बताता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, उसकी वजह से जो उसका लोअर लिम्ब है आर्टरी, मोस्ट लाइकली एब्डोमिनल अयोटा के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल अथीरोस्क्लेरोसिस हुई है, कोई ना कोई क्लॉट बन गया है। अब इस क्लॉट बनने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो लोअर लिम्ब की तरफ सही तरह नहीं जाएगी। जब ब्लड सप्लाई लोअर लिम्ब की तरफ सही तरह नहीं जाएगी, तो लोअर लिम्ब ज्यादा टाइम नहीं लेगा ब्लड लेने में एज कम्पेयर टू अपर लिम्ब। दिस इज नोन एज एंकल ब्रेकल इंडेक्स टेस्ट, हम इसको ये बोलते होते हैं। बस इसके अंदर इतना आप पता होना चाहिए। अगेन इसके अंदर क्या करवाएंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जो क्या बताता है, स्टेनोसिस ओक्लूजन और जो ब्लड के फ्लो के बारे में बताता है, ठीक है। अगर पूछा जाए मोस्ट इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा करेंगे, तो बच्चों फिर आपकी एंजियोग्राफी है, कंप्लीट आप आर्टरी को रूल आउट करते हो कि इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो कम जा रहा है, किस रीजन की वजह से जा रहा है, हार्ट की तरफ से सही आ रहा है, इसलिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंजियोग्राफी पेशेंट के अंदर करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर भी क्या करना है बच्चों, सर जी थोड़ी स्पीड कम करो। अच्छा जी, स्पीड कम करें। बाकियों को समझ आ रही है? हाँ जी, बाकियों को ये सही समझ आ रही है टॉपिक? यार ये सिंपल से टॉपिक है, मैंने इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा रखी है। ओके जी, अगर बाकियों को समझ में आ रही, क्योंकि यार ये इसमें से ना कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते नहीं है, बहुत इजी सिंपल से टॉपिक है। इसमें 3 से 4 बातें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में भी। फॉर एग्जांपल लेरिस सिंड्रोम का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, या आपको ब्रैकियल इंडेक्स टेस्ट का पता होना चाहिए, बर्गर टेस्ट का पता होना चाहिए, बस। ये भी वाइवा में पूछते हैं, सच क्वेश्चन कोई नहीं इसका आता होता एग्जाम में। ट्रीटमेंट क्या करना है इसके अंदर भी, हमने हेपारिन देनी होती है, हमने क्या करना है, उसको रिस्क फैक्टर को कम करना होता है। अब आपको पता है थीरोसिक्लोरोसिस कौन करवा सकती है, हाई फैट डाइट नहीं करवाती, स्मोकिंग नहीं करवा सकती। इन सारी चीजों को क्या करना है, हमने क्विट करना होता है। डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या करना है कि जी अपनी फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स ले रहा है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको प्रॉपर ऑन टाइम करे। हम उसको क्या कहेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता रहे, ताकि जो उसका फ्लो है वो एटलीस्ट मेंटेन रहे। इसके अंदर तीसरा और काम क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है इसके अंदर, पता क्या, हम एक ड्रग देंगे, एस्पिरिन देंगे। किसी को पता है इस पेशेंट के अंदर हम एस्पिरिन क्यों देंगे? हाँ जी, एस्पिरिन क्यों देंगे? एमआई वाले टॉपिक के अंदर भी मैंने बताई थी कि एस्पिरिन क्यों देंगे। एस्पिरिन क्यों देंगे? अच्छा, मैं बता देता हूँ। एस्पिरिन इसके अंदर इसलिए देंगे ताकि ये थ्रोम्बोक्सिन ए टू को ब्लॉक करे। थ्रोम्बोक्सिन ए टू को ब्लॉक करेगी तो क्या होगी, प्लेटलेट्स की मजीद एग्रीगेशन नहीं होने देगी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल हल्की सी अगर उसको इंजरी भी होगी ना, इसकी वजह से, लात की वजह से इसने ये वाला एरिया डैमेज कर दिया, तो हम बाहर से अगर उसको एस्पिरिन दे रहे होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर ये थ्रोम्बोक्सिन ए टू को ब्लॉक कर देगा। थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या करता था, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कर रहा होता था, ठीक है। इसलिए अंदर इसके अंदर हम क्या देंगे, एस्पिरिन देंगे। वेरी गुड तस्लीम। लेकिन पता क्या है, ये हमारी क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर मोटिलिटी को डिक्रीज करती है। मतलब ये ऐसा की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इतना करती है कि हार्ट की तरफ जो जो फ्लो जा रहा था
वो क्या रहे, मेंटेन रहे, वो कम ना हो, बस इसलिए हम देते हैं इसके अंदर क्या, एस्पिरिन दे रहे होते हैं। जो हमारा अगेन इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होगा वो हेपरिन ही होगा। हेपरिन क्या करेगी इसके अंदर बच्चों, ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होने देगी, आपके क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या हो, इस पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस ना हो। इसके अंदर इसमें स्पेसिफिकली एक ड्रग लिखा है क्लोस्ट्राजोल। क्लोस्ट्राजोल भी क्या है, आपकी एंटी प्लेटलेट्स ड्रग भी है, ठीक है, इसके अंदर आगे लिख लें। प्लेटलेट्स को ये ब्लॉक करती है ताकि क्या हो, आपकी एग्रीगेशन ना हो। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो हम इसके अंदर सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी कैसे करेंगे, इसके अंदर हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, स्पेसिफिकली जो इसका वो पार्ट होगा उसको खोल के रिपेयर कर देंगे और दोबारा उसके अंदर लगा देंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर क्या होगी, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसके एक डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर क्या होगा, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होगी। इसकी वजह से क्या होगा, लोअर लिम्ब की तरफ ब्लड सप्लाई सही तरह नहीं जाएगी। लोअर लिम्ब की तरफ ब्लड सप्लाई सही तरह नहीं जाएगी। अब आपको पता है ये वाली बात, जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, वो ऑलरेडी ही क्या होता है, उसके अंदर न्यूरोपैथी हो रही होती है। आपको पता है ना, पोली न्यूरोपैथी होती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आपने ये नाम सुना होगा इसके अंदर, डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर। तो जब उसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑलरेडी हो रही होगी, अब उसका ब्लड भी कम जा रहा है। जब उसका ब्लड कम जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी एक्यूट स्टेज भी है ना, और उसको ब्लड सप्लाई कम होगा, फौरन इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ड्राई गैंग्रीन होगा। ड्राई गैंग्रीन क्या, मैंने आपको बताया था, जब ब्लड सप्लाई कम जाए ऑर्गन की तरफ या लिम्ब की तरफ, अब उसके अंदर गैंग्रीन बनेगा। ड्राई गैंग्रीन फौरन से आगे वेट गैंग्रीन के अंदर चेंज हो जाएगा। वेट गैंग्रीन पता क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऐसे मैं करके पाँव बनाता हूँ, यहाँ पे हल्का सी इंजरी हुई, ब्लड यहाँ पे पहले नहीं आ रहा, नर्व सप्लाई पहले नहीं आ रही, बाहर से बैक्टीरिया आएंगे, इस पे अटैक कर देंगे, बैक्टीरिया को मारने वाला यहाँ पे कोई होगा नहीं, वो इन्फेक्शन ऐसे रन आगे करता 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 आपकी पूरी टांग में फैल जाएगा। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होता है, उसके अंदर हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसके रिस्क फैक्टर को रूल आउट करेंगे। डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर ये बात लाइट नहीं लेनी, उसको फौरन ट्रीट करना है। अगर आपने ना ट्रीट किया तो उसके अंदर हमें क्या करवानी पड़ती है, एम्पुटेशन करवानी पड़ती है, वो पार्ट काटना पड़ता है। हाँ जी, समझ में आ गई ये वाला पॉइंट कि एम्पुटेशन किस पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली करनी पड़ती है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो रही है, तो हमने फौरन से रूल आउट करके उसको ट्रीट करना होता है, ताकि उसके अंदर क्या बन जाए, एम्पुटेशन होने के चांसेस कम हो, ड्राई गैंग्रीन कम हो, वेट गैंग्रीन कम हो। अच्छा, ड्राई और वेट में थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट यहाँ पे लिख लें। ड्राई तब होती है जब आपकी क्या हो, ब्लड सप्लाई क्या हो, कम हो जाए। वेट गैंग्रीन तब होती है जब आपका पैथोजन अटैक कर दे, किस पे, जब ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पैथोजन अटैक कर दे, उसको क्या मिलता है, उसको एक साइट मिल जाती है अटैक करने के लिए, इसको खाने के लिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो वहां पे है नहीं है जो उसको मार सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट गैंग्रीन बोल रहे होते हैं। ठीक है, बस ये दो इसमें डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ओके जी, लास्ट टॉपिक इसका क्या है, लिम्फेडीमा है। लिम्फेडीमा में क्या होता है, देखिए मेरी बात सुनो, लिम्फेडीमा में ये होता है, मैंने आपको उस दिन मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि लिम्फेडीमा में क्या होता है, जब आपके लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाए। तो जब आपके लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाए तो कौन सा एडीमा होता है, मैंने आपको बताया था, ये फिटिंग होता है कि नॉन फिटिंग एडीमा होता है। हाँ जी, एडीमा कौन सा होता है इसके अंदर, किसको पता है कौन सा एडीमा होता है, नॉन फिटिंग एडिमा होता है। अच्छा, नॉन फिटिंग मैंने आपको बता दिया था, लिम्फ से कोई वो आगे लेके नहीं जाएगा ब्लड हार्ट की तरफ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर नॉन फिटिंग एडिमा हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी कॉजेज है जो आपकी लिम्फ एडिमा करवा सकती हैं, लिम्फ नोड को ब्लॉक करवा सकती हैं। प्राइमरी मोस्ट लाइकली कॉन्जेनिटल इशू भी हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका आपका जो लिम्फ नोड है वो वैसे ही ब्लॉक है। सेकेंडरी कॉज में हो सकता है कोई ना कोई, आपने सर्जरी करवाई, मैंने वहां पे आपको जो एग्जांपल दी थी, एक फीमेल है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी मेस्टेक्टोमी हुई, उसके एक्सिलरी लिम्फ नोड उड़ा दिया, तो वो ब्लड लेके नहीं जाएगा, अब हार्ट की तरफ वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर एडीमा हो जाएगा, और कौन सा, नॉन फिटिंग एडीमा हो जाएगा। वही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ कोई ना कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर कौन सा होता है, एलिफेंटिसिस इन्फेक्शन हो सकता है, या फिलेरियोसिस इन्फेक्शन होता है। कौन सा, फिलेरियोसिस इन्फेक्शन, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। ये भी क्या करता है, आपका ब्लॉक कर देता है, किसको, लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देता है। कैसी आएगी पेशेंट के साथ, आपने वो खुद बताएगा जी, मैं इसको जब जोर से पिंच करता हूँ तो जो इसकी बॉडी होती है वो क्या कर, जो इसकी जो स्किन होती है वो अंदर की तरफ नहीं जाती, हार्ड एरिया है। हमारे पास क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पोस्ट मेस्टेक्टोमी वाली बात मैंने आपको बता दी, उसके अंदर आप एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एडीमा होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई।
अच्छा, इसके साथ ना एक और बात लिख लें। आपका जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना बच्चों, कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर जो होता है ना, आपके लिम्फ नोड सही तरह बनते ही नहीं है। मैंने आपको वहां बताया था ना कि कंजेनाइटली भी क्या होता है कि आपके लिम्फ नोड अगर सही तरह ना बन रहे हो तो वो क्या करते हैं, आपको लिम्फेडिमा करवा देते हैं। ये मैंने बताई थी ना, कंजेनाइटली के ऊपर ये चीज मेंशन कर लें स्पेसिफिक। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आपका लिम्फेडिमा हो सकता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। डायग्नोसिस, इसको अब कैसे डायग्नोस करना है? इसको हमने, मैंने आपको क्या बताया, पेशेंट आएगा हमारे पास, क्या क्लिनिकली आएगा, हमने उसको पिंच करके देखना, अगर उसकी स्किन अंदर की तरफ जा रही है दैट मीन इसको नॉन पिटिंग है। इसके अंदर कौन सा एडिमा है, सॉरी पिटिंग एडिमा है। अगर स्किन अंदर की तरफ चली गई है, अगर वो सरफेस काफी हार्ड है, अंदर की तरफ नहीं जा रही, स्वेलिंग हुई पड़ी है, दिस इज नोन एज नॉन पिटिंग एडिमा। अच्छा, अगर हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है ना, अगर आपने वहां पे देखिए जी स्वेलिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वेलिंग क्यों ओवरलोड की वजह से हो रही है, ब्लड ओवरलोड की वजह से हो रही है, उस वजह से वो एरिया स्वेल कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह के हजरात होते हैं कि स्वेलिंग को देख के ना वो ये इंडिकेट करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया है। ठीक है, वो फिर पता क्या करते हैं, वो इसको डायूरेटिक्स दे सकते हैं। वो डायूरेटिक देते हैं, दैट इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। भाई डायूरेटिक का क्या काम है इसमें? ये तो वैसे लिम्फेटिक ब्लॉकेज की वजह से उसको डीमा आ रहा है, तो डायरेटिक तो काम नहीं करेंगे। डायरेटिक का क्या कसूर है इसमें? आप उसको दे रहे हो, उसका फ्लूइड बाहर निकाल रहे हो, आप उसकी कॉज को ठीक करो। अगर लिम्फोडीमा हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके अंदर, वो स्पेसिफिक एरिया क्यों स्वेल कर रहा है, उसको आप रूल आउट करो, ना कि उसके अंदर क्या दे दो, डायूरेटिक्स दे दो। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई। ट्रीट स्कोर हमने कैसे क्या करना है, इसके अंदर हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, कोई ना कोई इसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंटीबायोटिक भी दे देंगे। बस ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बाकी कंप्लीट हो गए। नहीं। अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या हम कोई टेस्ट कर सकते हैं लिम्फेडिमा को देखने के लिए, या कोई उसको डायग्नोज कैसे करना है? तो भाई वो आपको क्लिनिकली ही पता चल जाएगा, जब वो पेशेंट आएगा वो आपके पास सूजा फूला हुआ पहले ही पड़ा होगा। आपने देखना है, फिर इसको रूल आउट डिफरेंशिएट करना है पिटिंग एडिमा में और नॉन पिटिंग एडिमा में। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट उस दिन आपको बता दिया था कि पिटिंग और नॉन पिटिंग को कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है। पिटिंग आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज की वजह से होती है, और ऑनकोटिक डिक्रीज की वजह से होती है। ठीक है, और जो नॉन पिटिंग होती है, ये आपके लिम्फ नोड का इशू हो रहा होता है बस। ठीक है, जो उस दिन नहीं था उसको भी ये बात समझ में आ गई होगी। ओके जी। क्या, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? टर्नर वाला पॉइंट रिपीट कर, अच्छा। यार आपको जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, टर्नर सिंड्रोम, इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है आपका? देखें, इस पेशेंट के अंदर आपका ना एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, ना कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये लिख लो टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। अच्छा, अखैर अब टर्नर सिंड्रोम तो अपना टॉपिक नहीं है। एग्जामिनर मेंशन करेगा कि एक पेशेंट है, उसको टर्नर सिंड्रोम है, साथ उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, स्वेलिंग हो रही है, मोस्ट लाइकली कौन सी रीजन की, लोअर लिम्ब के रीजन की। ठीक है, साथ आपको कहेगा क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट आया है, हमने जब उसको क्या किया है बच्चों, इंस्पेक्ट उसकी इंस्पेक्शन किया है, हमने जब उसको देखा है, हमने जब उसको पिंच किया उसका वो वाला पॉइंट, तो वो हार्ड था। ठीक है, स्किन उसकी क्या हुई, प्रेस नहीं हुई, काफी ज्यादा हार्ड था। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसका मतलब क्या होगा, इस पेशेंट को क्या हो रहा है बच्चों, लिम्फेडिमा हो रहा है। लिम्फेडिमा क्यों हो रहा है? जो टर्नर सिंड्रोम है, इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और क्या करता है, टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर जो आपके लिम्फ नोड होते हैं ना, वो सही तरह बनते ही नहीं है। ठीक है, तो जब वही सही तरह लिम्फ नोड बनेंगे नहीं, अब आपको पता है एक वेसल है, इसके अंदर से जब इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, जब इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करता है तो वेसल से जब यहाँ पे आता है ना ब्लड की इधर इंटरस्टिशियल स्पेस में, इधर हमारे पास पड़े होते हैं लिम्फ नोड। अब मैं आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बता देता हूँ फिर दोबारा। लिम्फ नोड पता क्या करते हैं, इसको उठा के आपके किधर ले जाते हैं, आपके हार्ट की तरफ ले जाते हैं स्पेसिफिकली। कौन से हार्ट की तरफ? राइट हार्ट की तरफ। उसके अंदर जाके क्या कर देते हैं बच्चों, ड्रेन कर देते हैं। अगेन वही वाला ब्लड आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाता है। नॉर्मल लिम्फ नोड का काम ये है। अब एक पेशेंट है, क्या हुआ उसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट था, प्राइमरी पेशेंट है हमारे पास, इसकी प्राइमरी कॉज है। ठीक है, लिम्फ नोड सही तरह बने नहीं, जब उसके लिम्फ नोड सही तरह बनेंगे नहीं, ये वेसल से फॉर एग्जांपल ब्लड बाहर निकला, यहाँ पे ऐसे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, डीमा नहीं हो जाएगा। जब उसका डीमा होगा,
पेशेंट हमारे पास क्लिनिकली आएगा, हमने पिंच करके देखना उसको, पिंच करके देखेंगे, अगर तो वो प्रेस हो जाए एडीमा वाली जगह, तो इसका मतलब ये कि नॉन पिटिंग एडीमा है, आपकी हाइड्रोस्टेटिक कॉज है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो पिंच ना हो, वो एरिया सख्त ही रहे, इसका मतलब ये कि इसके लिम्फ नोड ब्लॉक है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, जो हार्ट की तरफ नहीं जा रहा। दिस इज नॉन एज लिम्फो एडीमा, टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। अब तहसीनिया वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके जी। अच्छा, ईसीजी अभी स्टार्ट करनी है कि कल स्टार्ट करना है? ईसीजी अभी स्टार्ट करनी कि कल करनी है? कल कर लें ईसीजी। बाकी क्या कहते हैं, अगर अभी करनी, मैं तो कहता हूँ अभी थोड़ी सी स्टार्ट कर लेते हैं। पी क्यू, क्यू आर एस। अच्छा जी, कल कर ले, ठीक है, ओके जी। आप कल ये सारा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हमने परसों जेम्स करने, फिर वो आपको क्लियर हो जाएंगे वाला पॉइंट कल कंप्लीट एक साथ। ओके ठीक है जी। ओके जी, फिर ख्याल रखें आप भी, आपका भी टेस्ट है उसका बेसिक्स का भी। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज, मैंने भी टेस्ट भी बनाना है। ओके जी।